जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ बिहार का कौन कौन सा जिला नहीं अपनी सीमा को साझा करता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करने वाला सबसे पहला जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज हो गया, तीसरा कौन हो जाएगा सिवान हो जाएगा, चौथा सारण हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा भोजपुर, छठा हो जाएगा बक्सर और सातवां हो जाएगा कैमूर, जिसको भभुआ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से बिहार का 7 जिला क्या करता है अपनी सीमा को साझा करता है। जय हिंद मेरे ऊर्जावान साथियों, सक्सेस की 92 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्या करते हैं बिहार स्पेशल को समझते हैं और कुछ इस तरीके से बिहार स्पेशल को समझते हैं ताकि कम समय में कम परिश्रम में याद हो जाए और जब हम एग्जाम में बैठे तो यह कहने का अवसर किसी को ना मिले कि बिहार के बारे में पढ़ के बहुत चीज गए थे लेकिन याद नहीं था। नहीं, तो ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इसको एक बार अच्छे से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि चीज़ों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि वह हमारे जीवन का अंग बन जाए और कम परिश्रम के बाद हम हमेशा चीज़ें याद रहे। नहीं, जब भी हम लोग कोई कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम जो कुछ रट के याद करते हैं हमारा मस्तिष्क क्या करता है उसको कुछ ही दिन के बाद भुला देता है और जब भुला देता है हमारी एग्जाम शुरू होती है तो एग्जाम में क्या करते हैं बिहार विशेष से संबंधित जो कुछ भी पूछा जाता है उसका हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो पढ़ते वक्त हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है कि चीज़ों को रटना। आज हम क्या करते हैं ऐसे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं या आप भी ऐसे चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि नहीं रट के चीज़ों को समझ के पढ़ें तो अधिकतर चीज़ें याद रहती है। और पढ़ाई के दौरान हमेशा प्रयास करें कि नक्शे का प्रयोग करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग बिहार स्पेशल। नहीं, बिहार कहाँ है दोस्तों, सबसे पहले भारत में हम लोग देखेंगे कि बिहार कहाँ है और भारत के किस राज्य के विभाजन के बाद बिहार का निर्माण हुआ है। सबसे पहले उस राज्य को नक्शे पर खोजते हैं, अपने भारत के नक्शे में बिहार को खोजते हैं। बिहार का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है उसको खोजते हैं। तो यहाँ जो नक्शा आप लोग देख रहे हैं इसमें भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आज़ादी के पहले भारत का बहुत ही बड़ा राज्य था जिसका नाम बंगाल था। नहीं, और इसी बंगाल का विभाजन कई बार हुआ जिसके कारण विभाजन के फलस्वरूप कई क्षेत्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बंगाल है और इसी बंगाल के विभाजन से नहीं कई क्षेत्र बने हैं। कौन कौन से क्षेत्र बने हैं तो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ठीक है, उस बांग्लादेश का निर्माण भी इसी बंगाल से हुआ है। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं जिसका नाम बिहार है, इस बिहार का निर्माण भी बंगाल के विभाजन से हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा का भी निर्माण इसी बंगाल से हुआ है। उसके बाद झारखंड राज्य अभी हम लोग जो देखते हैं भारत में, उस झारखंड राज्य का भी निर्माण इसी बंगाल के विभाजन से हुआ है। तो कैसे किस राज्य का निर्माण कब हुआ एक एक चीज़ों को हम सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहले जिस समय अंग्रेजों का शासन चलता था तो उस समय क्या हुआ 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को अंग्रेज सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया 1911 ईस्वी को यह घोषणा किया गया कि बंगाल का वह क्षेत्र जहां के लोग हिंदी बोलते हैं, नहीं, जहां के लोग हिंदी के साथ साथ उड़िया बोलते हैं और जनजाति भाषा बोलते हैं, उन क्षेत्रों को मिला के एक
अलग राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम बिहार होगा। ठीक है, अब इसको नक्शे पर खोजते हैं तो ये तो बंगाल था, लेकिन बंगाल के विभाजन से जिस नए राज्य का निर्माण होने वाला था, नहीं, वह कौन था आइए देखते हैं। ये बंगाल है और बंगाल का यह क्षेत्र जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है यही बिहार बनता। और इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा दिल्ली दरबार में हुई 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद लगातार काम चलता रहा और वह दिन आया कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को, नहीं, अंग्रेजों के द्वारा संवैधानिक रूप से बिहार राज्य की स्थापना हुई। बिहार राज्य की स्थापना हुई। नहीं, लेकिन 22 मार्च को जो बिहार की स्थापना हुई थी ये कागजी रूप से हुआ था, धरातल पर यह लागू नहीं हुआ था। नहीं, बिहार की स्थापना हो जाने के बाद 1 अप्रैल, ठीक है, 1912 ईस्वी को, नहीं, बिहार एक प्रांत के रूप में काम करना शुरू किया। बिहार प्रांत के रूप में कार्य आरंभ किया। ठीक है, तो 22 मार्च को जो बिहार बना था, जिस बिहार ने 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अपना कार्य शुरू किया था, उस समय जो बिहार था ये बिहार था। वर्तमान का जो बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये सब साथ थे। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, नहीं, बिहार का वह क्षेत्र जहां के लोग उड़िया भाषा अधिक बोलते थे उसको बिहार से अलग करके उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई। किसकी स्थापना हुई? उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई बिहार से अलग करके। तो अपनी स्थापना के बाद बिहार का ये प्रथम विभाजन था। बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। नहीं, और बिहार के विभाजन की जो घटना थी यहीं पर नहीं रुकी। ठीक है, जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के द्वारा आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी समय से बिहार के जो दक्षिणी भाग है अभी जिसको झारखंड कहा जा रहा है, नहीं, वहाँ जनजाति लोगों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिस आंदोलन में वे लोग कई प्रकार के अधिकारों की मांग कर रहे थे और साथ साथ यह भी मांग कर रहे थे कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र है वहाँ एक अलग राज्य हो जिसका संबंध बिहार से भी नहीं हो और बंगाल से भी नहीं हो। इसलिए इन्हीं लोगों के आंदोलन की जो मांग थी, भारत के आज़ाद हो जाने के बाद, नहीं, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो जनजाति लोगों का जो आंदोलन था उसी का मांग पूरा करने के लिए क्या किया गया? बिहार का विभाजन करके और झारखंड राज्य की स्थापना हुई। तो उड़ीसा के अलग हो जाने के बाद ये बिहार बचा हुआ था। ठीक है, ये बिहार है। ये बिहार बचा हुआ था, लेकिन 15 नवंबर 15 नवंबर
15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, बिहार का विभाजन हुआ और बिहार के विभाजन के बाद नहीं झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो जिस बिहार का विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, वह यह बिहार है, ठीक है। और विभाजन के बाद बिहार का जो सबसे दक्षिणी भाग था ये झारखंड बना। झारखंड की स्थापना हुई बिहार के द्वितीय विभाजन से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो अपनी स्थापना के बाद बिहार का 2 बार विभाजन हुआ। एक बार विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, तो उड़ीसा राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरी बार जब बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड का निर्माण हुआ। तो बिहार के स्थापना के बाद 2 बार बिहार का विभाजन हो चुका है, नहीं तो अब 2 बार विभाजन के बाद जो बिहार बचा हुआ है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। नहीं, उसके बाद बिहार का क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे। विभाजन के फलस्वरूप जो 2 बार विभाजन के बाद जो बिहार बचा है, ठीक है, ये बिहार है। इसको हम अक्षांशीय विस्तार के अनुसार देखें। ग्लोब पर यदि किसी स्थान के बारे में जानना है तो अक्षांश और देशांतर को जानना होता है। तो अक्षांश के अनुसार यदि हम बिहार को देखें तो बिहार 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, ठीक है। बिहार कहाँ से शुरू होता है, अक्षांश के अनुसार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से बिहार शुरू होता है, नहीं, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर जाके बिहार खत्म हो जाता है। ये हो गया बिहार का अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार की दृष्टिकोण से हम बिहार को देखें तो बिहार 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी देशांतर, मैंने क्या कहा बिहार के बारे में, बिहार कहाँ से शुरू होता है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, ठीक है। और इसके साथ ही यह जो पूर्वी देशांतर है यह कहाँ पर बिहार के लिए खत्म होता है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर जाकर बिहार क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये अक्षांश और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था बिहार का। बिहार की यदि हम पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें, ठीक है, तो वह 483 किलोमीटर है बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और इसकी चौड़ाई देखें उत्तर से दक्षिण तो यह है 345 किलोमीटर। कई बिहार की स्थापना के बाद 2 बार विभाजन हुआ और 2 बार विभाजन के बाद, ठीक है, ये बिहार जो वर्तमान में है उसकी ये भौगोलिक स्थिति थी, ठीक है। वर्तमान में भी बिहार विभाजन के लिए मांगे चल रही है, नहीं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है कि बिहार का 3 जिला, ठीक है, और इसके साथ साथ बेगूसराय का कुछ क्षेत्र मिला के क्या किया जाए, बिहार का विभाजन करके एक नए राज्य की स्थापना किया जाए जिसका नाम होगा क्या, मिथिलांचल। नहीं, तो बिहार के विभाजन के लिए कुछ लोग मांग कर रहे हैं और नए राज्य का मांग जो हो रहा है वह देखिए यह वो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं जिसमें खास करके बिहार का मधुबनी जिला, दरभंगा जिला और समस्तीपुर जिला, उसके बाद बेगूसराय का जो कुछ क्षेत्र है, इन जिलों को मिलाकर मिथिलांचल राज्य की मांग हो रही है, मिथिलांचल, ठीक है। तो 2 बार तो विभाजन हो ही चुका है, अब आगे देखना है क्या हो पाता है। फिलहाल आइए अब हम लोग देखते हैं कि कई बार विभाजन के बाद जो बिहार बचा है, नहीं,
उस बिहार का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चौहद्दी देखते हैं। चौहद्दी का मतलब कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार है। नहीं, और इस बिहार, ये हमारा बिहार वर्तमान में, बिहार के बारे में यदि भारत में पूछे कि भारत के नक्शे पर बिहार कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर पूर्व की ओर भारत में स्थित है। ठीक है, बिहार के पूरब में, नहीं, पूरब में, अगर बिहार के पूरब में हम लोग बात करें, ठीक है, तो पूरब में है पश्चिम बंगाल। नहीं, पश्चिम बंगाल है बिहार के पूरब में। और बिहार के पश्चिम की बात करें तो बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर में नेपाल है, और दक्षिण में झारखंड है। ये बिहार की चौहद्दी है। ठीक है, विभाजन के फलस्वरूप जो बिहार बचा हुआ है उसमें कुल 38 जिले हैं, और इन 38 जिलों को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। नहीं, तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। उसके बाद बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, नक्शा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार का कौन कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, बिहार का कौन कौन सा ऐसा जिला है नहीं जो झारखंड की सीमा से जुड़ा हुआ है, और बिहार का कौन कौन सा ऐसा जिला है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के सीमा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल से हमारे बिहार का कौन कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये बिहार के उत्तर में नेपाल है, और नेपाल के साथ अपनी सीमा को बिहार साझा करता है। किन किन जिलों के माध्यम से ये नक्शा पर देख रहे होंगे, नहीं, कौन कौन से जिले हैं। एक हो गया पश्चिम चंपारण, दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा हो गया मधुबनी, पांचवा हो गया सुपौल, नहीं, छठे स्थान पर आएगा अररिया, और सातवें स्थान पर किशनगंज है। तो इस प्रकार से बिहार का 7 ऐसा जिला है जो क्या करता है, नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ बिहार का कौन कौन सा जिला नहीं अपनी सीमा को साझा करता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करने वाला सबसे पहला जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज हो गया, तीसरा कौन हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, चौथा सारण हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा भोजपुर, छठा हो जाएगा बक्सर, और सातवां हो जाएगा कैमूर जिसको भभुआ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से बिहार का 7 जिला क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, वहीं पर यदि हम अपने पड़ोसी राज्य झारखंड को देखें, नहीं, जिसका निर्माण कब हुआ था इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है, जिसका निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जिसका राज्य का निर्माण बिहार के विभाजन से हुआ था, ठीक है, उन राज्यों से कौन कौन सा जिला बिहार का अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है,
इसको भी हम लोग देखते हैं। तो झारखंड के साथ सीमा को साझा करने वाला जो सबसे पहला जिला है वह कटिहार है, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है बांका, चौथा है जमुई, पांचवा है नवादा, ठीक है, छठा हो गया गया, सातवां हो गया औरंगाबाद, आठवां हो गया रोहतास और कैमूर का भी कुछ क्षेत्र झारखंड को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से झारखंड की सीमा रेखा से बिहार के 9 जिले क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। वहीं पर यदि हम अब देखें कि बंगाल से बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है, तो बिहार के 3 जिले हैं जो बंगाल के साथ यानी पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पहले स्थान पर किशनगंज, दूसरे स्थान पर पूर्णिया हो गया। पूर्णिया जिला का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। उसके बाद हो गया कटिहार, ठीक है, कटिहार का अधिकतर भाग क्या है, पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। नहीं तो हम लोगों ने यहाँ विस्तार से देखा कि कैसे बिहार का कौन सा जिला भारत के किन राज्यों से कैसे सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो बिहार के सीमा से सटा हुआ है, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा पश्चिम बंगाल और एक ऐसा देश है जो बिहार के साथ क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है, जो देश नेपाल है। नहीं तो इसको आप लोगों ने ठीक से समझा होगा और ऐसे समझा होगा कि अब क्या होगा, चीजें आसानी से याद रहेगी, ठीक है। आइए अब हम लोग बिहार के भौगोलिक स्थिति को देखने के बाद कुछ और चीजों को जानते हैं। नहीं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के अलग हो जाने के बाद जो बिहार बचा वह क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। नहीं ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से बिहार पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा स्थान रखता है। 2011 में जो भारत की जनगणना हुई उस जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में जनसंख्या की दृष्टिकोण से पहला स्थान है। नहीं, प्रथम स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से किसका है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो दूसरा स्थान है वह है महाराष्ट्र का। ठीक है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा हो गया महाराष्ट्र का और तीसरे स्थान पर कौन है, बिहार है जनसंख्या के अनुसार। नहीं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इतने वर्ग क्षेत्रफल में जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से हम लोग यदि पूरे भारत में राज्यों को देखें तो बिहार का स्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से देश में प्रथम है। बहुत घनी आबादी है बिहार की, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने जान लिया। और यदि बिहार के क्षेत्रफल की बात करें हम लोग कि बिहार का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो झारखंड के अलग हो जाने के बाद जो बिहार बचा है उसका कुल क्षेत्रफल है, झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नहीं, और इसमें यदि ग्रामीण क्षेत्रफल को देखें, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 91,838.28 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद यदि हम नगरीय क्षेत्रफल देखें तो बिहार में नगरीय क्षेत्रफल कितना है, 2324.74 वर्ग किलोमीटर। नहीं, ये क्या है, बिहार का नगरीय क्षेत्रफल है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको हम कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के सबसे उपजाऊ भूमि में इसकी गिनती होती है। और इसका कारण क्या है कि बिहार के लगभग मध्य से होके, बिहार के बीच से होके गंगा नदी का प्रवाह हो रहा है। इसके साथ साथ बिहार के सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है जिससे कई प्रकार की नदियां
निकलती है और बिहार से प्रवाहित बिहार से होते हुए क्या करती है वह गंगा में मिल जाती है। तो बिहार का जो क्षेत्र है खास करके उत्तर बिहार का, वहाँ कई नदियां हैं जिसमें सालों भर जल रहता है। साथ साथ उन नदियों के किनारे जो भूमि है वह जलोढ़ मृदा है, जो दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए कृषि के क्षेत्र में कई ऐसे फसल है जिसका उत्पादन बिहार में काफी महत्वपूर्ण तरीके से होता है। नहीं, कृषि के क्षेत्र में यदि हम बिहार की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में बिहार भारत के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य होने का मतलब क्या कि यहाँ फसलों का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। कारण क्या है, तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में बिहार भारत के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्य है। देश के चावल का लगभग 15% उत्पादन बिहार करता है। देश में चावल का जितना उत्पादन होता है उसमें से 15% चावल का उत्पादन कौन करता है, बिहार करता है। ठीक है, यह राज्य चावल उत्पादन की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। चावल सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, और उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, बिहार का है। अन्य फसलों के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में गेहूं का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है, तिलहन, तिलहन का मतलब क्या, वैसे फसल जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों हो गया, तोरी हो गया, ठीक है, सूरजमुखी हो गया। तो ऐसे फसलों का उत्पादन भी बिहार में बहुत अधिक पैमाने पर होता है। साथ साथ दलहन फसल, दलहन फसल का मतलब वैसे फसल जिससे हमको दाल प्राप्त होती है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, नहीं, अरहर हो गया। तो दलहन फसलों की खेती के दृष्टिकोण से भी बिहार वो बेहतर माना जाता है। उसके बाद तंबाकू की खेती यहाँ होती है, जूट की भी खेती होती है, मिर्च का उत्पादन भी यहाँ होता है। नहीं, कुल खाद्यान्न के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार देश में 8 से 10% खाद्यान्न का उत्पादन करता है। साथ साथ यहाँ सब्जियों का भी उत्पादन काफी अधिक मात्रा में बिहार में होता है। ठीक है, तो बिहार से संबंधित, बिहार चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है हमारे देश में, नहीं, इसलिए बिहार को यदि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, बिहार को कई दृष्टिकोण से अध्ययन करना होगा। बिहार स्पेशल को आप संपूर्ण तरीके से तभी जान पाएंगे जब आप बिहार का इतिहास भी अध्ययन करेंगे। जैसे भारत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या होगा, भारत के इतिहास को पढ़ना होगा। उसी प्रकार से बिहार का स्पेशल जानने के लिए कई विषय को आपको पढ़ना होगा। जैसे इतिहास में भी बिहार स्पेशल के लिए बिहार का इतिहास जानना होगा। ठीक है, और बिहार का जो इतिहास है, जिस प्रकार से भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से बिहार का जो इतिहास है, ठीक है, वह भी 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, नहीं, और आधुनिक बिहार। बिहार की राज्य व्यवस्था का भी अध्ययन करना होगा, नहीं, कि बिहार में, बिहार के लिए संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, बिहार के भौगोलिक स्थिति को भी जानना होगा। बिहार की भौगोलिक स्थिति यानी बिहार के भूगोल के बारे में भी जानना होगा। नहीं, और भी कई क्षेत्र हैं जिसके बारे में बिहार को जानने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, बिहार के बारे में संपूर्ण जो बिहार विशेष है उसको जान पाएंगे। तो इसी तरीके से यदि आप बिहार को जानना चाहते हैं, ऐसे पढ़ना चाहते हैं ताकि चीज़ें छूटे नहीं, हमेशा के लिए याद रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं, सक्सेस की 92 चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या अभी वर्तमान में प्रधान शिक्षक की क्लास चल रही है, दक्षता वाले लोगों के लिए क्लास चल रही है, डीएलएड एंट्रेंस के एग्जाम की जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी लाइव क्लास की व्यवस्था की गई है।
ठीक है, तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल से आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, तो यहाँ जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करें। ठीक है, कॉल करने के बाद सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, इसी तरीके का वीडियो यदि आगे भी आप चाहते हैं तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और वीडियो को देखा।